गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम है पंकज। मैं राजकीय इंटर कॉलेज सिलारी से हूँ, ब्लॉक प्रताप नगर में है। आज हम कक्षा 11 की राजनीतिक सिद्धांत वाली किताब के अध्याय 7 राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि जैसा कि हम शब्द से ही देख रहे हैं कि राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद क्या है? एक विचारधारा है। राजनीतिक सिद्धांत में हम अक्सर विचारधाराओं को ही पढ़ते आए हैं। तो इसमें हम राष्ट्र से जुड़ी हुई जो विचार हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई, क्यों हुई और इससे क्या फायदे हुए। ठीक है, इस विचार के क्या फायदे हैं। जब भी हम राष्ट्रवाद शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले देशभक्ति की चीजें आने लगती है, देशभक्ति की भावना आती है। देश को जोड़ने वाले जो निशान है, जैसे राष्ट्रध्वज हो गया, ठीक है, राष्ट्रगान हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। तो अब देखते हैं हम आगे कि राष्ट्रवाद की क्या उपयोगिता है, मतलब हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं। राष्ट्रवाद का अध्ययन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वैश्विक मामलों में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब वैश्विक मामलों में ये कैसे बहुत अहम भूमिका निभाता है। देखिए, पिछली जो 2 शताब्दियां थी उसके दौरान राष्ट्रवाद ने जनता को जोड़ा है। जो आप ही देखेंगे कि 19 और 20वीं शताब्दी से पहले, 18वीं और 19वीं शताब्दी से पहले, जो पहले क्या होते थे, साम्राज्य होते थे। तो साम्राज्य के अंदर लोगों का जो समूह होते थे उसमें व्यक्तियों की कोई पहचान नहीं थी। जो समूह था वो साम्राज्य के रूप में जाने जाते थे। लेकिन जैसे जैसे हम विकास की ओर बढ़ते गए और हमें अपने राजनीतिक जो अधिकार हैं इसके बारे में पता चलता गया, या राजनीतिक जो है वो लोगों को जमीन से जोड़ती गई, तो हमारे अंदर, समूहों के अंदर एक राष्ट्र के बनने की भावना पैदा हुई। ठीक है, जहां इसने जनता को जोड़ा है तो वहीं विभाजन भी किया है राष्ट्रवाद ने। अब देखते हैं कैसे किया है। राष्ट्रवाद कई चरणों से गुजरा है। कक्षा 9 में हम पढ़ते हैं जर्मनी के बारे में, इटली के बारे में, कि किस तरह से जर्मन और इटली जो बहुत ज्यादा टुकड़ों में बंटा हुआ था उसका गठन हुआ, उसका एकीकरण हुआ। ठीक है, तो वो ये सब इसी प्रक्रिया से गुजरे, राष्ट्रवाद की प्रक्रिया से गुजरे। नए राष्ट्र के लोगों ने नई राजनीतिक पहचान अर्जित की। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा, पहले क्या होते थे, समूह होते थे व्यक्तियों के, जो कि साम्राज्य के किसी राजा के नाम से जाने जाते थे। अब जब वो साम्राज्यों का अंत शुरू हुआ तो व्यक्तियों के जो समूह थे वो अपनी एक नई पहचान, राजनीतिक पहचान की ओर चल दिए। और जो नई राजनीतिक पहचान है वो राष्ट्र राज्य की सदस्यता पर आधारित थी। अब जिस तरह साम्राज्यवाद जो था उसका पतन शुरू हुआ, तो ये पतन कैसे शुरू हुआ? जब लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आई। तो राष्ट्रवाद ने बड़े बड़े साम्राज्यों के पतनों में हिस्सेदार भी रहा। ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं यूरोप के, कक्षा 10 में हम पढ़ते हैं 20वीं शताब्दी के आरंभ में ऑस्ट्रिया हंगेरिया, ठीक है, और रूसी साम्राज्य, तथा इनके साथ एशिया और अफ्रीका में जो ब्रिटिश का साम्राज्य था, फ्रांसीसी साम्राज्य, डच और पुर्तगाली साम्राज्य के विघटन में मूल में भी क्या था? राष्ट्रवाद था। तो बड़े बड़े साम्राज्यों का टूटना के पीछे जो कारण था वो क्या था? राष्ट्रवाद की भावना। ठीक है, और जो व्यक्तियों का समूह था, जैसे भारत तथा अन्य पूर्व उपनिवेशों के औपनिवेशिक शासन के स्वतंत्र होने के संघर्ष भी राष्ट्रवादी संघर्ष थे। तो जो भारत जैसे देश, जो भारत, इसमें जो व्यक्तियों के समूह थे वो किस तरह से अलग, किस तरह से एक साथ मिले, किस तरह से इन्होंने उपनिवेशिकों के शासनों के खिलाफ आवाज उठाई और एक साथ मिले, तो उसके मूल में भी क्या था? राष्ट्रवादी संघर्ष था। ठीक है, अब मान लो कि भारत एक राष्ट्र 1947 में एक राज्य बना। ठीक है, उससे पहले हम एक राष्ट्र के रूप में अपना निर्माण कर चुके थे, इसीलिए हमने आंदोलन चलाया और जो साम्राज्यवाद की जो नीति थी उसका बहिष्कार किया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार राष्ट्र राज्य की जो जब हम बन जाते हैं या जब उसकी कल्पना में हम खड़े उसको अस्तित्व में ले आते हैं तो उसके बाद हमारा संघर्ष वहां पे खत्म हो जाता है। आज भी आप देखोगे कि बहुत सारे राष्ट्रों के अंदर जो ऑलरेडी राष्ट्र राज्य की
हैं, उनके अंदर ही उनके अंदर ही बहुत सारे राष्ट्रवादी संघर्ष चल रहे हैं, जिसमें मौजूदा, और ये क्या करते हैं, जो एक राष्ट्र है उसके लिए खतरा भी पैदा कर रहे हैं, राष्ट्र के अस्तित्व के लिए। जिसमें कनाडा का उदाहरण है, कनाडा का क्यूबेक वासियां। तो कनाडा के अंदर ही कुछ क्यूबेक वासियां हैं, उत्तरी स्पेन के अंदर बास्क वासियां हैं, तुर्क और इराक में कुर्द हैं, तथा श्रीलंका में तमिल भी ऐसे आंदोलन चला रहे हैं। ठीक है, तो ये जो देशों का नाम मैं ले रहा हूं, ये ऑलरेडी राष्ट्र की प्रक्रिया से एक बार गुजर चुके हैं, राष्ट्र बनने की प्रक्रिया से, लेकिन अभी भी इनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे राष्ट्रवादी संघर्ष चल रहे हैं। अब देखो, इसीलिए अगर हम ये मान लें कि राष्ट्र एक बार तो बन गया, लेकिन अब संघर्ष क्यों चल रहा है, तो यही जो बात है, इसी वजह से जो राष्ट्रवाद जैसे शब्द हैं, इनको परिभाषा पर सहमति नहीं है, और बहुत कठिन है इनको परिभाषित करना। लोग राष्ट्र का निर्माण क्यों करते हैं? ठीक है, अब मान लो कि एक बार जब राष्ट्र का निर्माण हो चुका है, तो उसके बाद भी उसके अंदर राष्ट्रवादी संघर्ष क्यों चल रहा है? तो ऐसा क्या था कि राष्ट्र का निर्माण होने के बाद भी ऐसा हो रहा है? और राष्ट्र क्या करने की तीव्र इच्छुक होते हैं? ठीक है, राष्ट्र बनने के बाद वो क्या करना चाहते हैं, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। अब आता है राष्ट्र और राष्ट्रवाद क्या होता है। देखो, जब मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि राष्ट्र के साथ जब हम वाद शब्द का जोड़ देते हैं, तो ये एक विचारधारा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और विचारधारा ही क्या है, किसी भी चीज के मूल में होती है। सबसे पहले कोई भी आइडिया, जो विचार है, वही उत्पन्न होता है, और उसके बाद उस आइडिया के ऊपर, उस विचार के ऊपर जब हम काम करना शुरू करते हैं, तो वो एक आंदोलन, एक बहुत बड़ा संघर्ष के रूप में जन्म लेता है। ठीक है, अब देखो, राष्ट्र क्या है? राष्ट्र जनता का कोई आकस्मिक समूह नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई इधर से आया, कोई उधर से आया, और 20-25 लोग मिलके कह दें कि हम, या 2000 या 2 लाख लोग मिलके कह दें कि हम राष्ट्र हैं। ऐसा नहीं है, कोई आकस्मिक समूह नहीं है, लेकिन यह मानव समाज में पाए जाने वाले अन्य समूहों से अलग है। ठीक है, परिवार प्रत्यक्ष संबंध, जैसे आप देखते हैं कि ये अन्य संबंधों से कैसे अलग है। जैसे एक घर के अंदर, एक परिवार के अंदर कुछ लोग रहते हैं, तो वो क्यों रहते हैं? क्योंकि उनका उनसे सीधा संबंध है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, प्रत्यक्ष संबंध है। ऐसे ही कई लोग समूह में रहते हैं जाति और जनजाति के बेस पे। ठीक है, जाति और जनजाति के आधार पे जो लोग रहते हैं, उनमें क्या वो लोग क्यों जुड़े हुए हैं, क्यों एक साथ रहते हैं? क्योंकि उनकी जो वंश है, जो परंपरा है, वो सदस्यों को जोड़ती है। ठीक है, और जरूरत पड़ने पर हम उन सूत्रों को ढूंढ निकालते हैं जो हमें आपस में जोड़ते हैं। लेकिन जो राष्ट्र है, राष्ट्र के सदस्यों के रूप में जब हम अपने राष्ट्र के ठीक है, जब हम राष्ट्र के रूप में अपने सदस्यों को देखते हैं, तो हम अधिकतर सदस्यों को सीधे तौर पर ना कभी जान पाते हैं। ठीक है, फिर भी जो राष्ट्र का वजूद है, लोग उनमें रहते हैं और उनका आदर करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे समूह हैं, जो जातीय समूह है वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं, जो पारिवारिक समूह है वो भी आपस में एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन जब हम राष्ट्र के रूप में एक समूह बनते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एक दूसरे को जानते हो, लेकिन कुछ चीजें हैं जो उसको जोड़ने में या उसको समूह बनने में मदद करती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो क्या चीजें हैं? आमतौर से यह मानना है कि राष्ट्र का निर्माण ऐसे समूह द्वारा किया जाता है जो कुल या भाषा अथवा धर्म या फिर जातीयता जैसी कुछ एक निश्चित पहचान का सहभागी होता है। ठीक है, तो ये एक आमतौर पर धारणा है, लेकिन ये 100% या 100% सही नहीं है। तब वह क्या है जो राष्ट्र का निर्माण करती है फिर? ठीक है, अगर ये 100% सही नहीं है, तो ऐसा क्या चीज है जो राष्ट्र का निर्माण करती है? देखिए, अब ये राष्ट्र की परिभाषा है, ये कि राष्ट्र बहुत हद तक काल्पनिक समुदाय होता है जो अपने सदस्यों के समुचित विश्वास, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के सहारे एक सूत्र में बंधा होता है। ठीक है, तो इसमें ये शब्द जो है काल्पनिक समुदाय, इस पे बहुत ध्यान देने वाली बात है ये, कि काल्पनिक समुदाय क्यों कहा गया है। ठीक है, हम तो अस्तित्व में है, तो हमें काल्पनिक समुदाय क्यों कहा गया है? तो अब ये काल्पनिक समुदाय कहने के पीछे या राष्ट्र के पीछे जो कुछ एक चीजें हैं, उसमें सबसे पहले आता है साझा विश्वास। ठीक है, अब देखो हम कैसे जुड़े हुए हैं,
जो ये लिखा हुआ है ना कि कल्पनाओं के सहारे एक सूत्र में बंधा होता है, तो कौन कौन सी वो कल्पनाएं जो हमें तो पहला है साझा विश्वास। राष्ट्र विश्वास के जरिए बनता है, ठीक है। राष्ट्र को बनाने के लिए क्या चीजें चाहिए? विश्वास। वह चीजें, वह ऐसी चीज भी नहीं है जिनके लोगों को विश्वास से स्वतंत्र अस्तित्व हो, ठीक है। मतलब लोगों का जब एक दूसरे के ऊपर विश्वास होगा किसी चीज को लेकर, तो वह चीज क्या है? जैसे कि यह समूह के भविष्य के लिए सामूहिक पहचान और दृष्टि का परिणाम प्रमाण है, ठीक है। हम अपने राष्ट्र के लिए क्या भविष्य चाहते हैं? जब हम एक जैसा भविष्य अपने राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, या एक जैसी कल्पना हम अपने राष्ट्र के बारे में करते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग जब एक जैसी कल्पना या एक जैसा भविष्य चाहते हैं, तो लोग एक साथ उस चीज को संपन्न करने के लिए जुड़ते हैं। जैसे कि आपने राष्ट्र की तुलना एक टीम से की जा सकती है। आप देखते हो भारत की टीम में पूरे भारत से अलग अलग प्रदेशों से लोग आते हैं, लेकिन उन सब जब वो खेलना शुरू करते हैं तो वो एक चीज को लेकर या एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साथ खेलते हैं, ठीक है। तो वो स्वयं को क्या करते हैं? एक एकीकृत समूह मानते हैं, समझ गए? तो वो एकीकृत समूह मानना बहुत जरूरी है। एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी कायम रहता है जब उसके सदस्यों को यह विश्वास हो कि वह एक दूसरे के साथ हैं। तो जैसे हम टीम में जब खेलते हैं, तो जब 11 के 11 प्लेयर, क्रिकेट की अगर बात करें या फुटबॉल की बात करें, तो जब हम सारे प्लेयर एक साथ हम एक टीम की तरह खेलते हैं, गोलकीपर अपना काम करेगा, वो सब अपना काम करेंगे, स्ट्राइकर अपना काम करेगा, जो बीच में है वो अपना काम करेगा, डिफेंडर अपने काम करेंगे। तो जब ये सब लोग अपने अपने काम में करते हैं, और इन सब का अपना काम करना लेकिन किसी एक सामूहिक हित के लिए काम करते हैं, तो तब हम एक राष्ट्र के रूप में अपने अस्तित्व को कायम करते हैं।